तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो रिकार्डो है उन्होंने जो इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी दी है वो क्या है, और फिर हम उसके अनुभाविक प्रमाणों के बारे में बात करेंगे। 2 मिनट में आपको रिकार्डो के उस सिद्धांत के बारे में बता देता हूँ। वो ये है कि रिकार्डो ने ये कहा था कि जो एडम स्मिथ का जो निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत था उस पर सुधार करते हुए रिकार्डो ने ये बतलाया कि दोनों राष्ट्रों के बीच में निरपेक्ष लाभ नहीं होने पर भी दोनों राष्ट्रों के बीच में व्यापार किया जा सकता है, बल्कि उसमें तुलनात्मक लागतों में अंतर हो, तुलनात्मक लाभ प्राप्त हो, उनको कंपैरेटिव एडवांटेज प्राप्त हो। यानी कि अगर 2 वस्तुओं का वो उत्पादन कर रहा है और दोनों वस्तुओं में से किसी एक वस्तु के उत्पादन की उत्पादन लागत तुलनात्मक रूप से कम आ रही है, तो भी वो राष्ट्र जो है वो व्यापार कर सकते हैं। मैंने आपको एक अच्छे से उदाहरण के द्वारा भी समझाया था कि एक वकील है और एक टाइपराइटर है। क्योंकि वकील को हर फैसले की कॉपी का टाइप करना पड़ता है, तो वो क्योंकि दोनों में एक्सपर्ट है, टाइप में भी एक्सपर्ट है और वकालत में भी एक्सपर्ट है, लेकिन अगर वो अपना समय टाइप में गंवाने की बजाय अगर वो वकालत पर देता है तो उसको जो रिवार्ड मिलता है वो ज़्यादा मिलता है। इससे क्या होगा कि जो टाइपराइटर है उसको भी कुछ आमदनी प्राप्त हो जाएगी, और वकील जो कि टाइप करने में जो टाइम व्यतीत करता था उस टाइम के बदले में वो और वकालत करेगा तो और ज़्यादा पैसा कमा लेगा। ठीक इसी को दोनों राष्ट्रों पर रिकार्डो ने लागू किया कि जैसे यूएसए और यूके 2 राष्ट्र हैं, दोनों राष्ट्रों में यूएसए को दोनों में उत्पादन करने में उसको कुशलता है, एफिशिएंसी है, लेकिन वो एक वस्तु के उत्पादन में तुलनात्मक रूप से ज़्यादा एफिशिएंट है और दूसरी वस्तु के उत्पादन में वो तुलनात्मक रूप से कम एफिशिएंट है। तो जिस वस्तु के उत्पादन में वो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा एफिशिएंट है उस वस्तु का वो उत्पादन ज़्यादा करेगा या उसका विशिष्टीकरण हासिल करेगा। और चूंकि जिस वस्तु के उत्पादन में उसको तुलनात्मक लाभ कम है, यानी कि उसकी तुलनात्मक लागत अधिक है, तो वह वस्तु दूसरे राष्ट्र के द्वारा उत्पादित कर दी जाएगी। ऐसा करने से दोनों राष्ट्रों को फायदा होगा। तो ये जो रिकार्डो की बात थी तुलनात्मक लाभ वाली, इस बात को अभी भी सत्य माना जाता है, और ये भी इंटरनेशनल ट्रेड के कई सिद्धांतों का बेसिक रूट जो है अभी भी वही रिकार्डो का सिद्धांत ही है। तो इस रिकार्डो के सिद्धांत पर ये देखा गया कि क्या ये सिद्धांत अभी भी लागू है, तो इसके अनुभविक प्रमाण जुटाए गए, और इन अनुभविक प्रमाणों में सबसे पहले जो काम किया था वो किया था मैकडूगल ने। मैकडूगल ये कहते हैं कि अगर हम लेबर की उत्पादकता जो कि भिन्न भिन्न उद्योगों के अंदर और भिन्न भिन्न राष्ट्रों के अंदर भिन्न भिन्न होती है, लाजमी है कि अगर राष्ट्र बदलता है तो लेबर की प्रोडक्टिविटी भिन्न होती ही होती है। जो रशिया के अंदर है वो अमेरिका के अंदर नहीं होगी, और जो अमेरिका के अंदर है वो फ्रांस के अंदर नहीं होगी। और दूसरा, भिन्न भिन्न इंडस्ट्रीज के अंदर भी उसकी प्रोडक्टिविटी अलग हो सकती है, जैसे कि रबर उद्योग के अंदर अलग उत्पादकता हो सकती है उस लेबर की, और वही लेबर अगर सीमेंट इंडस्ट्री में लगाया जाए तो उसकी उत्पादकता अधिक हो सकती है या कम हो सकती है। तो कुल मिलाकर के ये बात सही है कि एक साधन की यानी एक श्रम की जो उत्पादकता है वो भिन्न भिन्न उद्योगों में और भिन्न भिन्न राष्ट्रों में अलग अलग हो सकती है। और इस चीज़ को समझाने में रिकार्डो का जो जो लाभ या व्यापार का जो प्रारूप सिद्धांत है वो काफ़ी सही साबित होता है। तो सबसे पहले इसके बारे में बात की थी मैकडूगल ने, जो कि 25 इंडस्ट्रीज ली उन्होंने यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम की, और 1937 के वर्ष के डेटा उन्होंने एकत्रित किए, और इस 1937 के डेटा के आधार पर 1951-52 के अंदर उन्होंने ये स्टडी की, और उस स्टडी में उन्होंने ये देखा कि जो अमेरिका का जो लेबर है वो यूनाइटेड किंगडम के लेबर से दुगुना ज़्यादा एफिशिएंट है। अमेरिका का लेबर यूनाइटेड किंगडम के
लेबर से दुगुना ज़्यादा एफिशिएंट है। इसलिए जो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो यूनाइटेड स्टेट के अंदर क्या होगी, कम होगी। और अमेरिकन लेबर चूँकि ब्रिटिश लेबर से दुगुना उत्पादक है, दुगुना ज़्यादा उत्पादन कर सकता है, इसलिए उसकी जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वहाँ पर कम आएगी। नेचुरली जब एक साधन किसी देश की तुलना में दूसरे देश में ज़्यादा उत्पादन कर रहा है तो उस वस्तु के उत्पादन की लागत वहाँ पर कम आ जाएगी, क्योंकि लेबर दुगुना उत्पादन कर रहा होता है। अब ये जो इंडस्ट्रीज है यूनाइटेड स्टेट की, उनका कंपैरेटिव एडवांटेज और यूनाइटेड किंगडम का जो है with respect to United Kingdom, which it would undersell the United Kingdom in third market। इसमें ये चीज़ ली हुई है कि एक तो यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम का जो डायरेक्ट ट्रेड है उसको नहीं लेकर के यूनाइटेड स्टेट का यूनाइटेड किंगडम के अलावा जो व्यापार है उसको ले लिया गया है, यानी अलग दूसरे राष्ट्रों के अंदर उसका व्यापार जो है वो किस प्रकार से चलता है उसको इसके अंदर लिया गया। दूसरी तरफ यूनाइटेड किंगडम को जो कंपैरेटिव एडवांटेज है वो उस वस्तु में है कि जो यूनाइटेड स्टेट in those industries where the productivity of British labor was more than one half the productivity of American labor। यानी यूनाइटेड किंगडम का व्यापार भी उस वस्तु का उन राष्ट्रों के अंदर अधिक है जहाँ पर कि उसको कंपैरेटिवली लाभ प्राप्त है। देखिए दो राष्ट्र है, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। अमेरिका का व्यापार यूके के साथ न होकर के दूसरे राष्ट्रों के साथ जिस वस्तु में उसने स्पष्टीकरण किया है वो कैसा है। यूके का यूएसए के साथ व्यापार, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं तो टर्म्स ऑफ ट्रेड एक जैसा हो जाता है, इसलिए यूके का यूएसए को छोड़ करके दूसरे राष्ट्रों के साथ किस प्रकार का व्यापार चलता है उस वस्तु के साथ जिसमें कि उसने स्पष्टीकरण किया, जिसमें कि उसने विशिष्टीकरण किया है। ये मूल बात है, समझने वाली बात है। इस टेस्ट के अंदर मैकडुगल ने जो यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम के जो टैरिफ है जो कि भिन्न भिन्न हो रहे हैं उसको उन्होंने अलग कर दिया है। इस कारण ही उन्होंने इन दोनों राष्ट्रों के जो आपसी व्यापार है उसको नहीं लिया। क्यों? क्योंकि दोनों राष्ट्र जो है सेम समय पर एक ही प्रकार की जो टैरिफ होगी वो उनको दे रहे होंगे, लेकिन इन दोनों राष्ट्रों का दूसरे राष्ट्रों के साथ किस प्रकार का व्यापार हो रहा है उसको इसके अंदर शामिल किया गया है। द एक्सक्लूजन ऑफ ट्रेड बिटवीन यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम डिड नॉट बाइस। और ऐसा भी है कि ऐसा करने से ये जो एम्पेरिकल टेस्ट है वो प्रभावित भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैकडुगल ये बताते हैं कि केवल यूनाइटेड स्टेट का यूनाइटेड किंगडम के साथ 5% व्यापार होता है और 90% थर्ड नेशन यानी अदर नेशंस के साथ होता है। वही बात यूनाइटेड किंगडम की, यूनाइटेड किंगडम का यूनाइटेड नेशन के साथ केवल 5% व्यापार होता है, लेकिन 95% व्यापार जो है वो अलग राष्ट्रों से होता है। इसलिए उसने डायरेक्ट जो व्यापार वाले कंट्रीज हैं यूएसए और यूके, इसको छोड़ दिया है। इसको छोड़ करके उसका थर्ड जो नेशंस हैं, दूसरे राष्ट्र जो हैं, उनके साथ उनका व्यापार किस प्रकार का चल रहा है उसको उन्होंने दिया है। यहाँ पर जो वर्टिकल एक्सिस है, अगला डायग्राम आएगा उसके अंदर वर्टिकल एक्सिस का मतलब एक खड़ी लाइन के रूप में जो आएगी वो आपको ये बताएगा वर्टिकल एक्सिस जो होगा वो आपको ये बताएगा कि जो यूएस का वर्कर है उसका आउटपुट और यूके का वर्कर है उसका आउटपुट का अनुपात क्या है। यानी अंश में यूएस के वर्कर का आउटपुट हो जाएगा और हर के अंदर यूके के वर्कर का आउटपुट हो जाएगा। अब इस जो रेशियो है उसका मतलब ये निकला कि अगर रेशियो ज़्यादा है यानी यूएस अंश में है और यूके हर में है
और अगर वो रेशियो का जो वैल्यू आ रही है वो ज़्यादा है, तो उसका मतलब ये होगा कि यूएस जो है वो ग्रेटर रिलेटिव प्रोडक्टिविटी है यूएस के लेबर की। समझ में आ रही बात? यूएस के वर्कर की प्रोडक्टिविटी डिवाइडेड बाय यूकेज लेबर प्रोडक्टिविटी। तो अगर इस प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो उसका अभिप्राय यह है कि यूएस वर्कर की प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा है। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर दोनों राष्ट्रों के द्वारा निर्यात किए गए थर्ड मार्केट को जो निर्यात किया जाता है उसका अनुपात लिया गया, यानी यूएस का थर्ड मार्केट को किया गया निर्यात डिवाइडेड बाय यूके द्वारा थर्ड मार्केट को किया गया निर्यात, यानी यूएस और यूके का आपस का निर्यात जो है उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। अब अगर ये रेशियो ज़्यादा आता है, इसका मतलब ये है कि यूएस का एक्सपोर्ट जो है वो इन रिलेशन टू यूके ज़्यादा है, इन रिलेशन टू ज़्यादा है। अब इसमें ये नोट करने वाली बात यह है कि जो लॉगरिदम लिया गया है, ये जो वो इसलिए लिया गया है कि जो ग्राफ के अंदर जो इक्वल डिस्टेंस होगी वो इक्वल परसेंटेज चेंज को व्यक्त करती है, यानी इन दोनों की जो वैल्यूज आ रही है, जो यूएस और यूके के एक्सपोर्ट का जो रेशियो निकल रहा है उसको, और यूएस और यूके की लेबर प्रोडक्टिविटी का जो रेशियो निकल रहा है उसका, उस प्रोडक्टिविटी को और इस एक्सपोर्ट के रेशियो को इन्होंने लॉगरिदम में कन्वर्ट कर दिया। और लॉगरिदम में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि उस ग्राफ के ओरिजिन से जितनी दूरी होगी वो उसके परसेंटेज चेंज को व्यक्त करेगी, उसके परसेंटेज चेंज को व्यक्त करेगी। अब देखिए ये फिगर आ रहा है, इस फिगर के अंदर चूंकि मैकडोगल ने 25 राष्ट्र लिए थे, 25 राष्ट्रों में से केवल 20 राष्ट्रों का ही वो इसके अंदर बताया है उन्होंने, और 20 राष्ट्रों का बताने का औचित्य ये था कि 5 जो राष्ट्र हैं वो आउटलेयर निकल रहे होंगे, इसलिए उन्होंने उसको इस राष्ट्र के इस 5 इंडस्ट्रीज जो है वो आउटलेयर इंडस्ट्रीज होगी, और चूंकि 20 इंडस्ट्रीज जो है वो इसके अंदर इन्होंने शामिल कर ली है। यूएस और यूके की जो 20 इंडस्ट्रीज है वो इस प्रकार से है, जैसे कि वूलन है, बियर है, कॉटन है, ये सीमेंट है, क्लॉथिंग है, ये सारी 20 इंडस्ट्रीज जो है उनका इस अक्ष पर लिया गया है आउटपुट पर यूएस वर्कर डिवाइडेड बाय आउटपुट पर यूके वर्कर। और ये दिखा रहा है कि ये यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो ये इसका जो है वो वैल्यू आ रहा है, और उस वैल्यू को इन्होंने क्या कर दिया है, लॉगरिदम में कन्वर्ट कर दिया। और इस तरफ एक्सपोर्ट लिया गया है, यानी यूएस एक्सपोर्ट टू द अदर नेशंस देन यूके, एंड यूके एक्सपोर्ट्स टू द अदर नेशंस देन यूएस। तो इसके बीच में जो रिलेशनशिप आ रही है वो आ रही है बिल्कुल पॉजिटिव रिलेशनशिप। यानी इस पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूएस के वर्कर की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, यूएस के वर्कर की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो उसका एक्सपोर्ट भी ज़्यादा है। समझने वाली बात यह है यहाँ पर कि अगर यूएस के पर वर्कर की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो यूएस के द्वारा एक्सपोर्ट भी ज़्यादा हो रहा है, यानी यूएस जिस वस्तु के उत्पादन में एक्सपर्ट है, जिस वस्तु के उत्पादन में उसको विशेषज्ञता हासिल है, उसी वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात कर रहा है। और यही बात रिकार्डो ने कही थी, यही बात किसने कही थी, रिकार्डो ने कही थी। रिकार्डो ने यही कहा था कि जिस वस्तु के उत्पादन में उस राष्ट्र को तुलनात्मक लाभ प्राप्त होगा वह राष्ट्र उसी वस्तु के उत्पादन में क्या करेगा, विशिष्टीकरण करेगा। और यहाँ पर भी यही चीज़ निकल करके आ रही है कि अगर आउटपुट पर यूएस वर्कर इज higher is larger, then the export by the US will be larger। यानी अगर यूएस के पर वर्कर का आउटपुट ज़्यादा है तो उस वस्तु के उत्पादन में यूएस का एक्सपोर्ट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसकी व्याख्या इस प्रकार से की गई है, इसके अंदर क्लियर पॉजिटिव रिलेशनशिप बताया गया है, यानी धनात्मक संबंध बताया गया है जो कि कलर्ड लाइन थी। लेबर प्रोडक्टिविटी एंड एक्सपोर्ट, यानी श्रम की उत्पादकता और निर्यात के बीच में एक धनात्मक संबंध को दर्शाया गया है। और इसमें जो प्रोडक्टिविटी हायर है वो यूनाइटेड स्टेट की है देन टू यूनाइटेड किंगडम, इसलिए जो एक्सपोर्ट होगा वो भी किसका ज़्यादा होगा, यूएस का कंपैरिजन टू यूके का। और ये बात
सत्य सिद्ध हुई है किसके लिए? केवल 20 उद्योगों के लिए, 25 में से 20 उद्योगों के लिए, जिनकी की मैकडूगल ने स्टडी की थी। और 20 उद्योग मैंने आपको वहाँ बोल के बता दिए थे कि कॉटन और वो सारी इंडस्ट्रीज जो है वो वुलन वगैरह उसके अंदर शामिल है। अब पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो हाँ किसी का माइक ऑन हो रहा है, आवाज आ रही है। जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है वो लेबर प्रोडक्टिविटी और एक्सपोर्ट के बीच में यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम का ये कंफर्म होता है। अगली स्टडी जो कि ब्लासा ने की थी 1950 के डेटा को काम में लेकर के, ब्लासा और स्टर्न, दो और अर्थशास्त्री, इन्होंने भी 1950 के अंदर यही स्टडी की थी वापस, और उसमें भी उन्होंने यही पॉजिटिव रिलेशनशिप वापस प्राप्त किया था। अगली स्टडी जो वो है वो गॉलुब की है, वो उन्होंने 1995 में की थी। उन्होंने एक एडिशनल रिकार्डो के सिद्धांत को वो सिद्ध करने के लिए एक एडिशनल थ्योरी दी थी। उसमें उन्होंने ये बताया कि जो रिलेटिव यूनिट लेबर कॉस्ट है, रिलेटिव यूनिट लेबर कॉस्ट यानी श्रम की प्रति इकाई सापेक्षिक लागत, श्रम की प्रति इकाई सापेक्षिक लागत, द रेशियो ऑफ वेज टू यूनिट लेबर प्रोडक्टिविटी, और एक्सपोर्ट यानी जब वहाँ पर जो लेबर प्रोडक्टिविटी थी उस लेबर प्रोडक्टिविटी के स्थान पर इन्होंने क्या ले लिया? रिलेटिव यूनिट लेबर कॉस्ट, द रेशियो ऑफ वेजेस टू द यूनिट लेबर प्रोडक्टिविटी, यानी लेबर की एक इकाई का उत्पादन करने के लिए आपको कितनी मजदूरी देनी पड़ रही है, कुल मिलाकर के ये कॉस्ट आ गया है यहाँ पर, लेबर का प्रति इकाई लागत क्या है। और एक्सपोर्ट की जगह उन्होंने वापस एक्सपोर्ट ही लिया, और इसके बीच में रिलेशनशिप निकाला। और रिलेशनशिप किसके किसके किन राष्ट्रों के बीच में निकाला? उन्होंने तो सारे थर्ड कंट्रीज लिए थे, लेकिन इन्होंने कुछ राष्ट्र ले लिए जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, जापान, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और इन्होंने ये पाया कि जो रिलेटिव यूनिट लेबर कॉस्ट और एक्सपोर्ट्स है वो कि इन्वर्सली रिलेटेड है, यानी ऋणात्मक रूप से संबंधित है। अब देखिए, उसमें पॉजिटिव संबंध था और इसमें ऋणात्मक संबंध है, क्योंकि उसके अंदर लेबर प्रोडक्टिविटी थी और इसके अंदर क्या है? लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट यानी ज़्यादा कॉस्ट आएगी तो निर्यात कम होगा, बिल्कुल सही बात है। और वहाँ पर अगर श्रम की उत्पादकता अधिक है तो निर्यात ज़्यादा होगा, वो भी बिल्कुल सही बात है। कुल मिलाकर के जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो लेबर की कॉस्ट का क्या होता है? विपरीत होता है। भाई प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो कॉस्ट क्या आ जाएगी? प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो कॉस्ट कम आएगी, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है तो उसके बीच में क्या हो जाएगा? रिलेशनशिप नेगेटिव हो जाएगा। ये कह रहा है कि हायर द रिलेटिव यूनिट लेबर कॉस्ट, अगर प्रति इकाई श्रम की लागत अधिक है तो निर्यात क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और वाइस वर्षा हो जाएगा। यानी प्रति इकाई लागत अगर अधिक है तो निर्यात की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और ये तो हुआ गॉलब का जो निष्कर्ष निकलता है वो, और जो मैकडूगल ने निकाला वो क्या था? श्रम की उत्पादकता अधिक है तो जिस इंडस्ट्री के अंदर श्रम की उत्पादकता अधिक है वहाँ पर उसी इंडस्ट्री के द्वारा उसी वस्तु का निर्यात जो है वो ज़्यादा किया जाएगा। यानी इफ द लेबर प्रोडक्टिविटी इज हायर देन एक्सपोर्ट ऑफ दैट कमोडिटी विल बी हायर। और गॉलब क्या कह रहा है? इफ द कॉस्ट ऑफ पर यूनिट लेबर इज हायर देन एक्सपोर्ट विल बी लोअर। बात एक ही है, अगर उस लेबर की लागत ज़्यादा है यानी वहाँ पे उस वस्तु को उत्पादित करने के लिए जो लेबर काम में ली जा रही है वो ज़्यादा महंगी मिल रही है तो नेचुरली उसका कम उत्पादन होगा और उसका एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ये रिलेशनशिप जो है वो पर्टिकुलरली यूएस और जापान के बीच में नेगेटिव पाया गया। और ये जो डेटा थे 33 इंडस्ट्रीज के, 33 इंडस्ट्रीज के जो यूएस और जापान के 1990 के अंदर 1990 के डेटा लेकर के 1995 में स्टडी किया था उनको, तो उसके बीच में ये जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप आया, यानी बाएं से दाएं जो कि मांग वक्र गिरता हुआ आता है, ठीक उसी तरह का ये रिलेशनशिप आया है। इसके अंदर ये देखिए यहाँ पर लिया हुआ है यूएस डिवाइडेड बाय जापान एक्सपोर्ट्स, इस तरफ एक्सपोर्ट लिया गया है और इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर लिया गया है यूएस डिवाइडेड बाय जापानीज यूनिट लेबर कॉस्ट, यूनिट लेबर कॉस्ट।
और ये जो फिगर का जो नेगेटिव रिलेशनशिप है वो ये बतलाता है कि एक राष्ट्र का एक्सपोर्ट वहाँ पर ज़्यादा होगा जहाँ पर यूनिट लेबर कॉस्ट जो होगी वो कम होगी। अगर पर यूनिट लेबर कॉस्ट अधिक है तो एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये इट शोज दैट द हायर आर द यूएस रिलेटिव लेबर कॉस्ट द लोअर आर इट्स एक्सपोर्ट। अगर रिलेटिव लेबर कॉस्ट ज़्यादा है तो एक्सपोर्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। यही बात हम बोल रहे हैं। अब इसके बाद में गॉलुब और हैस ने 2000 के अंदर एक और स्टडी किया था। उसमें उन्होंने पाया कि ये जो 2000 की गॉलुब की जो स्टडी है वो ये देखती है कि जो 39 सेक्टर्स जो है 39 क्षेत्रों के बीच में यूनाइटेड स्टेट और 9 कंट्रीज जापान, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको एंड कोरिया उनके 1972 से लेकर के 1991 तक के तथ्य लिए और 39 सेक्टर के डेटा एकत्रित करके 2000 के अंदर स्टडी की उन्होंने, और उन्होंने भी इसी रिजल्ट को कंफर्म किया। अब सवाल ये उठता है कि ये जो रिलेशनशिप between relative unit labor cost and relative export is negative, whereas the relationship between relative unit labor productivity and export shares is positive। ये मैं बता चुका हूँ आपको कि जो लेबर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होगा, और चूंकि लेबर कॉस्ट ज़्यादा है तो एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कुल मिलाकर के जो मैकडुगल का निष्कर्ष और जो गॉलुब का निष्कर्ष है वो दोनों एक ही चीज़ है। क्यों? क्योंकि मैकडुगल प्रोडक्टिविटी को मापता है और गॉलुब जो है वो कॉस्ट को मापता है। कंक्लूजन, इन सभी अनुभविक प्रमाणों के आधार पर जो कंक्लूजन निकलता है वो इस प्रकार से है कि ये सभी जो सिद्धांत है वो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज को सपोर्ट करते हैं। और लगता है कि जो एक्चुअल पैटर्न ऑफ ट्रेड जो है वो वास्तव में लेबर प्रोडक्टिविटी पर ही निर्भर करता है। अगर लेबर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, और लेबर प्रोडक्टिविटी कम है तो एक्सपोर्ट क्या होगा, वो कम हो जाएगा, जो कि रिकार्डो के सिद्धांत का मूल बेस था। और प्रोडक्शन कॉस्ट के अलावा जो लेबर की कॉस्ट है जिसमें कि दूसरी कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि डिमांड कंसिडरेशन है, पॉलिटिकल टाइज है एक दोनों राष्ट्रों के बीच में, और भी कई प्रकार की बाधाएं हैं जो कि व्यापार करने के अंदर आती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर। उन सब चीज़ों को मिलाकर के भी अगर उनका प्रभाव देखा जाए तो भी जो श्रम की उत्पादकता का जो प्रभाव एक्सपोर्ट पर पड़ता है वो सबसे अधिक बड़ा प्रभाव है। और ये सारी चीज़ें जैसे कि राजनीतिक बाध्यता है या व्यापार करने की बाध्यता है या डिमांड उस राष्ट्र के अंदर उसकी नहीं होगी या कम होगी, ये सब चीज़ें मिलकर के भी उस जो आयरन लॉ है कि लेबर प्रोडक्टिविटी अगर ज़्यादा है तो एक्सपोर्ट शेयर ज़्यादा होगा, उसको नहीं तोड़ सकते। यानी लेबर प्रोडक्टिविटी के अलावा जो भी फैक्टर्स हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर काम करते हैं उन सब का प्रभाव इतना नहीं है कि वो लेबर प्रोडक्टिविटी के प्रभाव को कम कर सके। यानी निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि अगर लेबर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो उस राष्ट्र के द्वारा उस वस्तु का किया जाने वाला एक्सपोर्ट जो होगा वो ज़्यादा ही होगा। इन सब के ऊपर एक सवाल जो कि पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा रहा है कि वाई डिड द यूनाइटेड स्टेट्स नॉट कैप्चर द एंटायर एक्सपोर्ट मार्केट फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। और कहने का मतलब ये है कि अगर यूनाइटेड स्टेट उससे ज़्यादा एफिशिएंट है किसी एक वस्तु के उत्पादन में तो वो पूरा का पूरा मार्केट कैप्चर क्यों नहीं कर लेता है। अगर यूके और यूएस के अंदर तुलना की जाती है और यूके की तुलना में यूएस एक वस्तु के उत्पादन में उसको विशिष्टीकरण हासिल है, तो सवाल ये है कि वो पूरा का पूरा उस वस्तु का उत्पादन यूएस से होकर के ही यूके में क्यों नहीं जाता है, उसका क्या कारण है। तो उसका मैकडोगल ने उत्तर दिया कि ये प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन के कारण होता है, यानी उत्पाद भिन्नता के कारण होता है। यानी चाहे यूनाइटेड स्टेट कैसा भी उत्पादन कर दे कर करके वो यूके को भेज दे, कितना भी सस्ता क्यों नहीं हो जाए, फिर भी लोगों की पसंद इस प्रकार की होती है कि वो कुछ लोग तो ऐसे होंगे ही होंगे जो कि अपने राष्ट्र में उत्पादित वस्तु का या एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ जब भी तुलना की जाती है तो उत्पाद भिन्नता उनके अंदर अवश्य पाई जाती है। इसलिए पूरी की पूरी डिमांड जो होती है वो कोलैप्स नहीं होती है। जहाँ जहाँ से वस्तु सस्ती मिलती है उसकी डिमांड ज़्यादा हो सकती है, लेकिन पूरी की पूरी डिमांड को वो कोलैप्स नहीं कर सकता है।
the output of the same industry in the United States and United Kingdom is not homogeneous. यानी दोनों राष्ट्रों में जो वस्तु का उत्पादन किया जाएगा वो एकदम से समरूप नहीं हो सकता, चाहे वो कार भी हो। अगर कार के उत्पादन में यूनाइटेड स्टेट को विशिष्टीकरण हासिल है तो भी सारी की सारे यूके वाले लोग यूनाइटेड स्टेट की कार को नहीं खरीदेंगे, तुलनात्मक रूप से वो सस्ती भी क्यों नहीं हो। कुछ लोग ऐसे होंगे अवश्य जो कि यूनाइटेड किंगडम की कार को ही पसंद करते हैं। An American car is not identical to a British car. Even if the American car is cheaper, सस्ती है, फिर भी some consumers in the rest of world may still prefer the British car. कुछ तो कंज्यूमर ऐसे होते ही होते हैं जो कि उस वस्तु विशेष से पूर्ण लगाव रखते हैं। The United Kingdom continues to export some cars even at higher price. इसकी जो आलोचना हुई है वो इस प्रकार से हुई है रिकार्डो के सिद्धांत की कि इसमें जो कंपैरेटिव एडवांटेज को सही तरीके से नहीं एक्सप्लेन किया गया। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट भी यही कहते हैं कि जो लेबर प्रोडक्टिविटी है और जो कंपैरेटिव एडवांटेज दोनों राष्ट्रों के बीच में है वो किस कारण से है, ये अभी तक उन्होंने नहीं समझाया है। और यही एक उनके उसका जो है ना वो बड़ा अपवाद समझा जाता है। और इस सवाल का उत्तर चूंकि हेक्सचर ऑहलिन ने दिया था और उन्होंने ये बताया था कि उसका कारण साधन संपन्नता है। अगर साधन की संपन्नता ज़्यादा है तो वो साधन वहाँ पर तुलनात्मक रूप से सस्ता मिलने लग जाता है और इसलिए उसके उत्पादन ज़्यादा होता है और उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। इसलिए रिकार्डो के सिद्धांत पर हेक्सचर ऑहलिन के सिद्धांत को एक सुधार के रूप में हम लोग देख सकते हैं। तो ये तो हुआ आपके इसका थियरी का एक्सप्लेनेशन। अब अगर आप में से कोई लोग क्वेरी करना चाह रहे हैं तो वो आ जाएं सामने और अपना माइक ऑन कर लें और किसी को किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो बोलें। अब आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। अगले 10 मिनट तक का टाइम है अभी अपने पास और अपना अपना माइक ऑन कर लें। कुछ लोग जुड़ना चाह रहे थे लेकिन अभी भी नहीं जुड़ पाए, करें क्या? वो लोग तैयारी करते नहीं, पहले न तो तैयार रहते हैं। अब मेरे को प्रकाश फ़ोन कर रहा है बार बार मुझे, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। उनको मीटिंग का पासवर्ड चाहिए किसी को। मीटिंग का पासवर्ड क्या है? तो क्लिक ही करना था। क्यों प्रतिभा, तुमने क्या किया था? सर मीटिंग पासवर्ड डाला था। क्या है मीटिंग पासवर्ड, बोलो। क्यू क्यू हैं? कैपिटल में से क्यू क्यू। कैपिटल में? ये तुम्हारे पास है तो इसको व्हाट्सअप कर दो ना ग्रुप के अंदर पासवर्ड को। सर एक वहाँ मिनट। पे अंगुली दबाओ उसके पासवर्ड के ऊपर और उसको कॉपी करके अपने उसमें पेस्ट कर दो। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा ये जुड़ा नहीं है पासवर्ड। पासवर्ड तो फिर मैंने तो सबको भेजा था ना ये। हाँ सर भेजा था आपने। हाँ, वो कोई तो देख नहीं वहाँ पे। पासवर्ड पासवर्ड व्हाट्सअप कर रही हो? किया अभी। JPKC ये वाला है क्या? नहीं, ये तो उसका हो गया। नहीं सर दूसरा है ये तो। हाँ, ये तो 26 अगस्त वाली का हो गया। हाँ क्यू क्यू वाला है, डबल क्यू है ना। अच्छा अच्छा, मुझे भी नहीं मिल रहा है।